वेरी वार्म वेलकम बैक। इमरान खान साहब से रब्ता हुआ आज भी मेरा, तो मैंने उनसे पूछा कि इतनी रिपोर्ट चल रही है टेलीविजन के ऊपर कि आप अब प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे से पीछे हटेंगे और आप एक पार्लियामेंट में तरमीम लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हुकूमत और आप एक होकर तरमीम ये होगी कि जी 30 डेज में वो सारा सिस्टम बनाया जाए, एहतसाब, जुडिशल कमीशन, ये वो। तो उन्होंने मुझे कैटेगरिकली बताया कि जी ये लगभग शाम 3-4 बजे की बात है कि प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से कम पे कोई बात नहीं होगी। तो ये तो उनका प्रेजेंट स्टैंड है। मदर अब्बास साहब अभी तक का उनका यही स्टैंड है। अब पता नहीं 8:30 बजे की तकरीर में मेरा नहीं ख्याल वो अफोर्ड कर सकते हैं इससे पीछे जाना। इमरान साहब किस तरह इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, या आप समझते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है अपने तई और वो कोई रिजल्ट ले लेंगे? नहीं, देखिए कामरान कैसे ले लेंगे ये कोई, देखिए मुझे अच्छी तरह याद है और शामी साहब इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं कि जो 8वीं तरमीम थी उसमें एक क्लॉज मौजूद थी कि जिसके तहत सीनियर मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन जाता था। वो अब रिपील हो चुका है। लिहाजा ये जो प्रोविजन है, ऑलरेडी इमरान पीछे आए हैं। ऑलरेडी इमरान जो पहले तो रेजिग्नेशन और गवर्नमेंट का खात्मा था, अब वो गवर्नमेंट का खात्मे की बात नहीं कर रहे, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। तो वो ऑलरेडी पीछे तो हटे हैं। अब वो ये कह रहे हैं 30 डेज के लिए 30 डे। आप पिछले 5 साल चले जाएं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपनी सारी पावर सरेंडर कर दी थी, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो ही मेन प्लेयर नहीं थे इसके? तो अगर मियां नवाज शरीफ एज ए प्राइम मिनिस्टर हट भी जाएंगे तो 30 डेज के लिए क्या जो भी शख्स प्राइम मिनिस्टर होगा उसको वो इन्फ्लुएंस साहब, ये तो हमारे लॉजिकल, आपके मेरे लॉजिकल क्वेश्चंस हो सकते हैं ना। सवाल अब ये उठता है मदर साहब के, ये तो आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन इमरान साहब जो है वो अगर वहीं पे रहते हैं, ताहिर कादरी चले भी जाएं, उनके लोग आते रहेंगे शाम को और वो जगह जो है उनके ही कंट्रोल में रहेगी, तो फिर भी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो कुछ ना कुछ क्या हो सकता है अगर वो इससे पीछे नहीं हटते? लेकिन देखें ये तो एक अनरीजनेबल सी चीज है, हो रही है। अब ये एक ऐसी चीज हो रही है जिसको शायद देखें, आपने कल की इस डेवलपमेंट के बाद आपने कोई एक पूरे पाकिस्तान में किसी एक सियासी लीडर से यह बात सुनी है कि इमरान रीजनेबल बात कर रहे हैं? कोई एक सियासी लीडर, कोई एक सियासी जमात बशमूल उनके अलाइज, कोई भी ये बात कर रहा है कि इमरान खान ये बात दुरुस्त ठीक है। मदर साहब, तो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सोचने की जरूरत है कि वो अनरीजनेबल हो रहे हैं। ठीक है, उनकी बेशतर डिमांड्स एक्सेप्ट हो गई हैं। इस पे इंसिस्ट करना कि जी वो लीव पर चले जाएं एक गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह, ये अजीब सी बात हो रही है, गेटिंग इररेशनल और अनरीजनेबल। अच्छा शामी साहब, ये जितना अनरियलिस्टिक बात हो, लेकिन अब वो तो अभी तक ओन कर रहे हैं ना, और हम अगर अस्यूम करें कि वो इस पे स्टिक रहेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए कामरान, इमरान ने ऐलान किया था कि वो 10 लाख अफराद को लेके मार्च करेंगे। ठीक है। अब अगर आपके पास 5,000 या 10,000 या 15,000 या 30,000 भी हैं, 30,000 भी हो, तो 10 लाख का मुतबादल नहीं हो सकता। दुनिया में जो तब्दीलियां आई हैं, इनकलाब आए हैं सिस्टम से हटकर। अब जिस वक्त इमाम खुमैनी आए हैं ईरान वापस, तो उनके आते ही इनकलाब बर्पा हो गया कि हर तरफ लोग ही लोग थे। तो अगर इमरान खान साहब इस तरीके से लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचते कि चलो अगर लाला मूसा तक और गुजरात तक नहीं तो चक्री तक लोग होते, चक्री तक नहीं तो चलिए मोटरवे तक होते, मोटरवे तक नहीं तो 0 पॉइंट तक होते, और वहां भी नहीं हुए तो कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल एवी तो बढ़ जाता। अब आप 10, 15, 20 हजार लोगों को साथ लेके वो नतीजा हासिल नहीं कर सकते जो 10 लाख अफराद को हासिल करना 5 लाख अफराद। तो इसलिए जो कुछ उनको मिल रहा है वो इसको पहला मरहला समझे। अगर वो इंसिस्ट करेंगे कि आखिरी मरहला बनाना है तो फिर क्या होगा? तो उनके लिए और मुश्किलात पैदा होंगी। वो क्या मुश्किल हो सकती है? मुश्किलात यही होंगी कि मजीद उनको अरेस्ट भी हो सकते हैं, नहीं मजीद कमजोरी हो जाएगी, उनके बाकी लोग भी कम हो जाएंगे, दिन ब दिन कमजोर होंगे ना। और दूसरे लोग आते रहते हैं, जो अगर तारुल कादरी साहब के साथ मामला तय पा जाते हैं, जिनमें सरफरिस्त मामला FIR का है, जिस तरह इंतखाबी इस्लाहात पर तमाम सियासी मजहबी जमातें मुत्तफिक हैं, इसी तरह FIR जो तारुल कादरी साहब की है उस पर तमाम लोग तकरीबन मुत्तफिक हैं कि उनकी FIR होनी चाहिए। इस बात पर कि वो किन किन पर उन्होंने दे दी है ये भी लोग बात करते हैं, लेकिन अगर गलत नाम भी कुछ हैं तो वो निकल जाएंगे जिम्नी के अंदर।
उनकी FIR देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है अगर आप उनको FIR दे देते हैं, या जो एक तजवीज़ मुस्लिम लीग नवाज ने भिजवाई है उन्हें हुकूमत ने कि जुडिशल कमीशन बन जाए सुप्रीम कोर्ट का, जिसका कादरी साहब पहले मुतालबा कर चुके हैं, और वो तय कर दे कि कौन मुजरिम है कौन नहीं, और उन मुजरिमों को सजा मिल जाएगी। और ये जो आप 10 मुतालबात दे रहे हैं कि पाकिस्तान से गुर्बत खत्म हो, जहालत खत्म हो, बेरोजगारी खत्म हो, ये तो हर सियासी जमात का मुतालबा है, सारे उससे इत्तफाक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद खान साहब के पास फिर वही हाल होगा जो दोपहर के वक्त होता है 200-400 लोगों का। ठीक है, फिर क्या करेंगे खान साहब? एक बात कामरान, जी। ताहिर अशरफी साहब जो कह रहे हैं, बहुत से दूसरे दोस्त भी ये बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना दिया जाए सानिया मॉडल टाउन की तहकीक के। ये जो एक हाई कोर्ट के एक जज पर मुश्तमिल जो कमीशन बनाया था, वो किधर गया? वो कहाँ गया? उसकी रिपोर्ट उसको वो तो छुपाई हुई है जी। कादरी साहब ने नहीं, मुस्तरद ओ कर दिया था हो, ना मगर जी। उसकी रिपोर्ट तो कहीं और होगी कमीशन ना। ने बाइकआउट उन्होंने वो किया। अपनी ठीक, रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, उसकी रिपोर्ट जो मुश्तहिर करनी पंजाब चाहिए, हुकूमत ने सीक्रेट एक्ट के अंदर उसको रखा हुआ वो छुपा छापनी दिया। चाहिए ताकि पता बाहर लगे। आने साहब चाहिए, एक लोगों सवाल को का पता जवाब चलना दें चाहिए। मुझे। ये सब कुछ इसलिए ताहिर कादरी वहां करने गए थे, अगर अपने तौर पे गए मेरिट पे कि ये FIR कट जाएगी उसके बाद वापस आ जाएगी, उनका तो मौका ये था। FIR तो मसला ही नहीं है, FIR कटने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें उनके जो बकौल मुल्जिमान थे वो तो बच निकलेंगे, फेयर असेसमेंट। तो ये सारा FIR के लिए इतना कुछ किया था इन्होंने, वो निजाम शिजाम कहाँ गया सारा? FIR के जब लिए इतने बंदे हों तो देखिए FIR तक के लिए काम होता है। FIR के लिए तो सिर्फ नहीं गए थे, एक उनका वसीतर एजेंडा क्यों था गए थे उधर? जिसमें एक एजेंडा था। मेरा किधर ख्याल- गया एजेंडा? देखिए एजेंडा था गवर्नमेंट को डिसलॉज किधर करना गया? था ना। देखिए उसमें होता यह है कि इनका गालबन कैलकुलेशन, देखिए कैलकुलेशन बाज़ दफ़ा फेल हो जाती है पॉलिटिक्स में। कैलकुलेशन ये थी कि एक वो जाएंगे, इमरान जाएंगे, तो जिस तरह अभी शामी साहब ने कहा कि 10 मिलियन का एक मजमा होगा, फिर उसके बाद उनका ख्याल था कि अगर इतना मजमा वाकई हो जाता है तो एक पॉलिटिकल डायनेमिक्स क्रिएट होता है कि ये लोग इतना मोबिलाइज करते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उसमें वो जिसका हम थर्ड फोर्स की बात करते हैं उसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से भी आती हैं। तो उनका ख्याल ये था कि हम एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, गवर्नमेंट खुद ब खुद कोलैप्स कर जाएगी और उसके बाद हमारा एजेंडा हो जाएगा। तो हुआ ये है कि प्रेशर तो गवर्नमेंट पे बिल्ड हुआ और एक स्टेज पे ऐसा नजर आया कि शायद गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कल जो उन्होंने ऑफर करके थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी शो की, इन्होंने भी, दूसरी साइड ने भी, यानी इमरान खान ने भी फ्लेक्सिबिलिटी शो की, लेकिन वो एक नुक्ते पे आके सुई अटक गई। तो अब ये है कि उसमें अब उनको चूंकि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है, एक और कैलकुलेशन फेल हुई है। इनका ख्याल ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज में से बेशतर इनकी साइड पे आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमरान जो है ना एक नया प्लेयर है अपोजिशन के अंदर गवर्नमेंट के खिलाफ। उससे ना सिर्फ गवर्नमेंट डरती है बल्कि अपोजिशन में जो रवायती अपोजिशन है वो भी डरती है कि ये प्लेयर, नया प्लेयर इतना स्ट्रांग ना हो जाए कि बाकियों को, जिसमें पीपल पार्टी भी शामिल है, इन सब की छुट्टी करा के इस सारे के बाद तो वीक हो सकते हैं, सियासी तौर पे स्ट्रांग नहीं हो सकते। देखिए इस वक्त नहीं, देखिए इस वक्त तो जब बातें चल रही हैं उनकी पार्टी में रिफ्ट हो गया है, पंजाब में इस्तीफे नहीं दिए जा रहे, खैर सुनिए ना, बात ही नहीं सुनता। यही तो हुआ है कि अगर ये मैं बात कर रहा हूं कामयाब होते, अगर ये कामयाब होते तो जाहिर है जो अपोजिशन, दूसरी अपोजिशन, एक ही पार्टी मेन रेलिवेंट है ना, पीपल पार्टी। पंजाब में तो पीपल पार्टी ऑर्गेनाइजेशनली वैसे ही तकरीबन जीरो के करीब पहुंची हुई है। तो इस तरह उनको भी खतरा है कि इमरान इतना पावरफुल ना हो जाए कि बाकी सबका सफाया कर दे अपोजिशन में। तो चूंकि वो सपोर्ट नहीं आई तो इसलिए अब इमरान को अब हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकली वीक पीछे की तरफ हट रहा है। उसमें भी प्रॉब्लम हो गई है। उसमें भी तो फॉरवर्ड ब्लॉक आ गया ना। देखिए जी, उसमें प्रॉब्लम वो तो मुंबई का फॉरवर्ड ब्लॉक। नहीं नहीं हुआ, मैंने ने आके आज के अखबार में है। की है उनके एक MNA ने एक क्या- MNA उन्होंने कहा हम 15 लोग हैं यार, आसपास 15 है ना सामने। आएंगे। खैर 15 देखिए, मैं एक और तरफ तो 15 देना नहीं है। चाहता हूँ। हमको अलग-अलग देख रहे हैं, अगर दोनों को इकट्ठा मिला के देखें तो कुछ डिमांड थी तकरीबन कॉमन थी इन दोनों की। अगर दोनों ये जिस तरह हम कह रहे हैं कि FIR हो जाए और जो लोग हैं डिमांड एक थी बादशाहत या एम्पायर का खात्मा, अब आप उसके रीइंटरप्रिटेशन देखिए, सिस्टम की इस्लाह इनको गिरा इस्लाह के जो है वो भी आप इजाजत देंगे तो बात करूंगा जी जरा, जी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो जाए, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए इस केस की, जो इसमें जो भी इन्वॉल्व है उनको सजा मिल जाए। ठीक है। अगर ये दोनों अचीव कर लेते हैं फिर काफी हद तक अचीवमेंट हो जाती है। इसमें एक और चीज हमें गौर करनी चाहिए, जो हम कह रहे हैं ना, हुकूमत बहुत गेन कर गई, हुकूमत ने लूज भी किया है। हुकूमत की अपनी जो एक मॉरल हाई ग्राउंड थी, पोजीशन थी, वो काफी हद तक इरोड हुई है। और वो भी हमारे हुकूमत को ये बात भी समझनी चाहिए कि वो जो मॉरल ग्राउंड, क्योंकि काफी सारी चीजें अहकाम से नहीं होती, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अल्फाज के साथ आपको एक मॉरल अथॉरिटी देता है जिसके तहत आप बहुत बड़े अचीवमेंट या बहुत बड़े काम आप कर सकते हैं, वो भी इरोड हुई है।
अगर हम इनका देखते तो सम टोटल में मैं देखता हूं तो फिर शायद वो लॉस इमरान का भी नहीं इतना ज़्यादा हुआ, तारुल कादरी साहब को भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो सम टोटल में अगर हम देखें तो मेरा ख्याल है कि हम कुछ हद तक हम अचीव कर चुके हैं और हमें इससे आगे अभी बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब, आप अभी मुझे बता रहे थे उनके जो फायदे हुए इमरान साहब को, दिस एंड दैट, लेकिन अगर दूसरा एनालिसिस देखा जाए तो इस सारी सूरत हाल जितनी प्रोलॉन्ग हुई, उनकी अपनी पार्टी में इतना रिफ्ट नजर आया। अभी मौलाना ताहिर रशीद साहब कह रहे हैं कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक की सदाएं सुनाई दे रही खैर पख्तूनख्वा में। तो ये इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद, अपनी पार्टी के अंदर इतनी मुखालफत बर्दाश्त करने के बाद, एट द एंड ऑफ द डे जो ऑब्जेक्टिव वो लेकर चले थे वो अब अगर फेल होता हुआ नजर आ रहा है तो इमरान साहब के पॉलिटिकल फ्यूचर पे बहुत बड़ा सवाल उठेगा। चाहे आप और मैं जो भी कहते रहे कि नहीं जी बड़ा कुछ अचीव कर लिया उन्होंने, उनके कारकुन किस तरह सेटिस्फाई होंगे जो वहां पे रोज आ रहे हैं? आप और मैं तो रोज नहीं वहां जा रहे। जी जी कामरान, आप सही कह रहे हैं किसी हद तक। पीटीआई के अंदर ये आवाज़ें ज़रूर हैं और मेरी तो यहाँ पे चूंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, उनके लीडर से मुलाकात कभी ना कभी आगे पीछे रोज़ाना तकरीबन हो ही रही है और उनकी लीडरशिप के अंदर भी ये एहसास पाया जाता है कि इमरान खान साहब का जो स्टांस है वो काफ़ी उन्होंने आगे जाके लिया हुआ है और वहाँ से स्टेप करना इस वक्त उनके पास मुमकिन नहीं है। लेकिन उनका ख्याल है कि स्टेप पीछे करना उस पोजीशन से पीटीआई के लिए और इमरान खान के लिए ज़रूरी है। दूसरा, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के लिए इमरान खान की मौजूदगी और पीटीआई की मौजूदगी एज अ वाइब्रेंट जमात ज़रूर एक यूजफुल चीज़ है। तीसरा, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अमल है जो कि अभी आप बहस कर रहे थे कि कादरी साहब को उनसे हमें अलहदा करके नहीं देखना चाहिए। उनकी को प्रेजेंस जो है और उनकी को एग्जिस्टेंस वहां पे उस ज्योग्राफिकल पोजीशन के अंदर एक मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है इस गवर्नमेंट का, जहां पर कि उन दोनों ने उनको इकट्ठा बिठा दिया। वो दोनों एक दूसरे से तकवीयत भी लेते हैं। अच्छा, अब जहां तक उनका कादरी साहब का ये जो स्टांस है कि 14 या 15 आदमी जो उनके या 22 आदमी मारे गए, बिल्कुल उनका जायज स्टांस है और ये तकरीबन एक यूनिवर्सल आवाज है पाकिस्तान के भर में कि उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन उसका एक और पहलू है जो कि हम आमतौर पर भी बहस में नहीं ला रहे, और अगर शायद वो हो जाए तो इमरान खान की पोजीशन भी किसी हद तक डाइल्यूट हो जाती है, और वो है शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा। क्या शहबाज शरीफ साहब का इस्तीफा अगर आता है तो इमरान खान अगर नवाज शरीफ नहीं तो शहबाज शरीफ की शक्ल में एक शरीफ को हटते हुए देख क्रेडिट तारुल कादरी साहब को जाएगा किसी हद तक मजबूती जाती है कि नहीं जाती। अच्छा, ये भी एक चीज है जिसको हमें देखना चाहिए। और क्रेडिट इमरान साहब को नहीं मिलेगा, उसका क्रेडिट जी उसका तारुल कादरी को जिसका भी है, जिसको भी मिले एक फेस सेविंग पोजीशन मिल जाती है। फेस मतलब वो जो असम्पशन की बात कर रहे हैं उस असम्पशन को मैं कह रहा हूं वो भी क्रेडिट असम्पशन में तारुल कादरी साहब को जाएगा। मेरा जी आज वो जरूर। अच्छा, तीसरी जो चीज है वो ये है कि ये तो आप शहजाद साहब से बैलेंस ऑफ पार। जी मैं एक मिनट शामी साहब जरा बात कर लूं। बैलेंस ऑफ पार की बात हो रही थी। देखिए, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है टाइमिंग्स की। यानी अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ गेन करना है इस चीज से और इमरान खान को लूज ही करना है ताकि 100% फायदा नवाज शरीफ को पहुंचे और वो बहुत स्ट्रांग होकर निकले सारी प्रोसेस में से, तो फिर उसमें टाइमिंग बड़ा लाजमी अमर है कि इमरान खान कब थ्रो इन करता है और कब अपने गेन्स को होल्ड करता है, कंसोलिडेट कैसे करता है, वो ले जो उसके हाथ में आ रहा है, और ताकि एक फेस सेविंग गेन्स की भी उसके पास पोजीशन बन जाए और ये ना लगे कि नवाज शरीफ साहब बहुत मजबूत होकर। सर बात ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप और मैं जितना भी कहें, ये खैर मैं तो नहीं कह रहा, आप जितना भी कहें उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि जो आप कह रहे हैं जितना उन्होंने नैरेटिव दिया और लाइव ट्रांसमिशन उनकी चली है नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे के, उसके बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो उसके बगैर वापस जाएंगे तो उसकी सियासी शिकस्त ही मानी जाएगी। आप और मैं उसे जितना भी कहें जी नहीं कामरान, मैं उसको सियासी शिकस्त हरगिज नहीं समझता। आप भी समझते बिल्कुल ठीक है कि ये मैं कहता हूं अभी आप पीटीआई में रेफरेंडम करा लें, ये सियासी शिकस्त ही मानी जाएगी। आप और मेरी डिबेट से बात करो, उनकी पार्टी टूट रही है। एक मैच्योर पॉलिटिकल मूव होगी, एक मैच्योर पॉलिटिकल मूव होगी। देखिए, एक बात मैं आपके पीछे स्टेप बैक करना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि इमरान खान जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हकीकी अपोजिशन है। ठीक है जी। और जो जरदारी साहब हैं और पीपल्स पार्टी है वो उनको उनकी अपोजिशन के तौर पर अब कोई नहीं ले रहा। तो हुकूमत जब तक मौजूद होगी और जो उसका अंदाजे हुकूमत होगा, अपोजिशन की जरूरत महसूस की जाती रहेगी। आप देखिए, मैं कल 2 दिन पहले जिमखाना से निकला और खाना खा के, और जब रोका तो मुझे गार्डों ने रोक लिया। तो एक गार्ड ने मुझे कहा कि इमरान खान कब आएगा।
अच्छा मैंने कहा क्यों? कहेंगे हम तो सारी रात दुआ मांगते हैं कि इमरान खान आए। अच्छा हाँ जी। मैंने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जनाब 19 साल से यहां काम कर रहा हूं और 10,900 रुपए तनख्वाह है मेरी। और दूसरे ने कहा कि चाय से रोटी खाता हूं। और फिर उसने पहले ने कहा एक महीने का बिल 5,000 आ गया बिजली का, दूसरे 6,000 आ गया। मुझे रोज लोग मिलते हैं जो जिनकी आमदन 5,000 की है, किसी की 7,000 की है, बिजली का बिल किसी को 6,000 आ रहा है, किसी को 7,000 आ रहा है, और एक बल्ब और एक पंखा जलता है उनके घरों में जी। और गवर्नमेंट कहती है कि उसमें बिलों में कोई इजाफा नहीं हुआ कीमत में। और लोग जाते हैं लेस्को में तो लोग कहते हैं नवाज शरीफ को जाके जाओ कहो। तो ये जो हकीकी मसाइल हैं लोगों के, जब तक ये एड्रेस नहीं होंगे तो अपोजिशन लीडर की तो जरूरत होगी। और ये जो इस वक्त इमरान खान ने जो अपनी तकरीरें की हैं और जो खिताब किया है और जिसमें उस तरह जितनी उनकी क्रिटिसिज्म की है, अब लोग तो कहते हैं ना कि अल्फाज उन्होंने गैर मोहतात इस्तेमाल किए हैं, बहुत अग्रेसिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, ठीक है, लेकिन उन्होंने लोगों के मसाइल का तस्करा भी किया है और उनको एक उम्मीद भी दिलाई है। वो तो कादरी साहब ने भी तो ये देखिए, नहीं कादरी साहब ने उस कादरी तरह is से- not a political कादरी साहब entity. एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं, उन्होंने भी किया है ये काम। That's not उन्होंने the भी point. किया। That's not the point. नहीं, उन्होंने भी किया। लेकिन उसका बल्कि फायदा भी उन्होंने अमली ज्यादा तौर पर शद्दोमत के साथ किया। अमलन पहुंचेगा इमरान को, क्योंकि वो एक सियासी ताकत देखिए शहजाद साहब, वो तो शेख रशीद साहब भी करते हैं, उनका इम्पैक्ट एक सीट जितना ही है, हाँ, और इमरान खान साहब का इम्पैक्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी जितना ही है। तो ये जरा फर्क करना है हमने इसलिए इसमें। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि ये सिचुएशन पैदा होगी उसमें कोई इमरान खान साहब चारों चांद चित हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून जो है फतह के डंके पे जाएगी। ये परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने असलूब को बदलना पड़ेगा, ठीक है, मदद लोगों साहब को को कुछ जाऊंगा। रिलीफ देनी पड़ेगी, वरना मुश्किलात जो है ठीक। एक जगह से निकलेंगे आप तो दूसरी वाकया जगह बताया आपने और जिम खाना। अगर ये समझे हैं मुस्लिम लीग नवाज या हुकूमत कि ये फातेह बन गई और अब ये और रऊनत इख्तियार करे, तो मेरा ख्याल है फिर अगली जो मूव आएगी फिर इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा होगा। इस वक्त तो इनके साथ 11 पार्टियां खड़ी हैं ना। देखिए वो तो 11 खड़ी रहेंगी। देखिए अब अगर लोग कहते हैं जो चकजई साहब ने बड़ी आज लूज टॉक इस्तेमाल की, आप नहीं, लोग जब आप ये चकजई साहब ने बड़ी लूज नहीं टॉक यार, इस्तेमाल की। आप करेंगे। ये कहें कि आप आप बात तो जूते पालिश करते सर, हैं, आप बात तो तो सुन फिर लें। जवाब भी तो वैसे ही बात आएगा। तो सुन ले, उनका है ना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनके भाई को गवर्नर बनाया। ये तो दोनों के दरमियान लड़ाई है इस तरह ही है ना। हाँ, तो ये तो कह रहा हम ये नहीं कह सकते कोई असूली लड़ाई नहीं हो रही। चकजई साहब को असूली लड़ाई नहीं लड़ बुराई रहे, का जवाब दूसरे असूली लड़ाई लड़ रहे। जी कमान एक आप बुराई ये का जवाब कहें- दूसरी बुराई से नहीं हो आप सकता। हाँ जी, हाँ जी, अकबर ये हमें समझना मौलाना चाहिए। फजलुर मजहर रहमान- अब्बास साहब के पास जाऊंगा यार मैं एक मिनट। मजहर अब्बास साहब, शामी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, उससे लगता है पता कि अब रियल ऑपोजिशन के इश्यूज पिछले 8-10 दिन में जिस तरह इमरान साहब ने उठाए हैं, तो क्या उनका स्टेचर इस सारी मूवमेंट से चाहे वो वापस भी आ जाए बनी गाला में प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा लिए बगैर बुलंद होगा, लोग उनको बड़े वाइडर इश्यूज में अपनी आवाज समझ रहे हैं। कामरान अगर बेनजीर कामरान भुट्टो और शहीद इमरान आपको कंफ्यूजन हो रहा है। 1986 में मतलब मुझे एक भी हो रहा है। मुहिम चलाती हैं जो एक हफ्ते और 15 दिन में फिजल आउट हो जाती है। जो फिजल आउट हो जाती है तो क्या बेनजीर भुट्टो खत्म हो गई थी? बेनजीर भुट्टो तो उसी तरीके से रही। 86 की मूवमेंट जो है, 83 के बाद 86 की मूवमेंट में कोई, हालांकि बेनजीर भुट्टो खुद गिरफ्तार हुई, तो ये नहीं होता, इसलिए कि एक जाहिर है आपको समझाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है अपने वर्कर्स को मनाने में। इसीलिए जिस तरह शुरू में शामी साहब कह रहे थे कि अपनी मूवमेंट को उस पीक पर ना ले जाएं, ऐसी हाइप क्रिएट ना करें जहां वापस आने में अब आपको तो हो गई ना मुश्किलात सर, अब तो हो गई। जहां तक इनकलाब की बात है, मैं शामी साहब को पहले भी जब उन्होंने गालिब का शेर सुनाया था उस वक्त मैं ये सुनाना चाह रहा था, तेरे शाने पे सर रख के अभी सोया हूं, इनकलाब आए तो मुझको भी जगाना साकी। आपको तो कराची में जाके जगाना पड़ेगा हजूर, आप तो बहुत दूर हैं। इनकलाब आएगा इस्लामाबाद। माशाल्लाह तेरी आवाज मक्के और मदीने। ब्रेक ले लूं अब मैं। वाह वाह, मदर अब्बास साहब, बड़ी आपने जबरदस्त बात बताई। जगा देंगे, उठाने की जिम्मेदारी देखें दी हुई तो किसको, शामी साहब को। इनकलाब शामी साहब हालांकि शामी साहब के सामने हालांकि कामरान नहीं इमरान नहीं सर, कामरान, आप जो कहें आपको साथ जिम्मेदारी आपकी होगी। साथ खून माफ शामी होगा। साहब के शाने की बात हो लेकिन आप ये देखें कि आपको जिम्मेदारी दी है उन्होंने इनकलाब की। तो अरे मैं ही जगाऊंगा। आखिर शामी साहब शामी साहब को चल गया ना पता, इनकलाब वाकई आ गया है, तो सब जाके पहुंचे होंगे और सारे बाकी सो रहे हाँ, होंगे हाँ, पीछे। बिल्कुल। एक ब्रेक लेते हैं। नहीं, हमें जगाएंगे, ब्रेक लेते फिक्र ना करें, आपको भी जगा देंगे।
व्यूज आर वेरी वार्म वेलकम बैक। अभी जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी जो है बड़े वो फायरी स्पीच कर रहे हैं खड़े होकर वहाँ पर। वो बता रहे हैं चारों सूबों में वो मुख्तलिफ लोगों से मिले, उन्होंने अपने मसाइल बताए। थरपारकर गए तो लोगों ने कहा हम कैद से मर रहे हैं, बलूचिस्तान गए तो लोगों ने कहा जंग से मर रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ गए। लेकिन मैं उनको बताता हूँ कि मैं जब गया इनके जद अमजद के हल्के जिसकी वजह से ये वोट लेते हैं, हज़रत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पास, तो वहाँ जो इनके मुरीद फ़कीर थे वो मुझे कुछ भी नहीं बता सके कि उनका क्या मसला है, क्योंकि वो इतने सजदे से सरशार हैं इनकी पीरी मुरीदी के कि उनका जो शऊर है वो पीरी मुरीदी के इन्फ्लुएंस में होकर इनको वोट देता है। वो इनको कुछ बता भी नहीं सकता, ना हमें बता सकता है, क्योंकि उनका अपना शऊर ही कोई नहीं है। तो इसके ऊपर मेरा नहीं ख्याल वो बात करेंगे आज, और ना वो कर सकते हैं, उनका मैंडेट भी आई थिंक नहीं है। देखिए रिजवी साहब, इमरान खान साहब के मुतालिक कहा जा रहा है कि वो ज्यादा स्ट्रांग होकर इमर्ज करेंगे और रियल ऑपोजिशन का रोल अदा करेंगे। ये आप बिलीव कर रहे हैं इस बात से? देखिए अपोजिशन में तो वो मेन पार्टी हैं इस वक्त, और जैसे मैंने इस क्राइसिस के बाद नहीं, इस क्राइसिस से वो जो है ना वीक होते हैं। इस क्राइसिस से जब वो निकलते हैं वक्ती तौर पे तो वीक होते हैं। वो इसलिए कि किस एजेंडे से आए थे, किस स्लोगन से आए थे, और कौन उन पर ट्रस्ट करेगा दोबारा, और उसके बाद वो पीछे कौन ट्रस्ट करेगा। लेकिन उसमें ये है कि लॉन्ग टर्म में आप बात कर सकते हैं कि बेहतरी होगी, क्रेडिबिलिटी भी एक चीज होती लेकिन है ना? लेकिन वक्ती तौर पे इनकी सियासी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। इसका मतलब यह है कि आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते। जहां तक मसाइल का ताल्लुक है वो बिल्कुल सही बात है कि पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में इफलास है, पाकिस्तान में बीमारियां हैं, सेहत की सहूलतें नहीं सब लोगों के लिए, लेकिन वो इस तरीके से हल नहीं होंगी। उसके लिए एक कोहेरेंट अप्रोच अडॉप्ट करनी पड़ेगी जिसमें कि अपोजिशन और गवर्नमेंट साथ मिलकर बैठें, और हुकूमत की जिम्मेदारी ज्यादा हो जाती है। अब हमें देखना यह है कि अगर ये क्राइसिस जिस तरह में नजर आ रहा है खत्म होगा तो उसके बाद गवर्नमेंट इसका क्या मैसेज लेती है। क्या गवर्नमेंट ये समझती है कि हम फातेह हैं और फातेह आलम बनेंगे, तब तो क्राइसिस दोबारा आएगा 6 महीने के बाद। अगर वो ये समझते हैं कि उन कमजोरियों को, उन गलतियों की इस्लाह करनी है जिसकी निशानदही हुई है, तो मेरा ख्याल है फिर हुकूमत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। मजहर अब्बास साहब, अभी शामी साहब ये बता रहे थे कि, बल्कि शामी साहब ही आई थिंक, सॉरी रिजवी साहब ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अगर इस सारे एपिसोड से जब ये दोनों पार्टीज अगर डिफ्यूज हो जाएंगी तो नवाज शरीफ साहब बड़े मजबूत होकर निकलेंगे, और उसके बाद जो है वो फिर इस्टेब्लिशमेंट को मैन्यूवर करने की स्पेस ज्यादा हो जाएगी उनके पास। आप इससे एग्री करते हैं या आप एग्री नहीं करेंगे इससे? देखिए फौरी तौर पे तो यकीनन ये होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मेरा ख्याल है नहीं है। लॉन्ग टर्म में उन पर प्रेशर्स बरकरार रहेगा, और दीगर जो अपोजिशन जमाते हैं वो जाहिर है उन्होंने भी आइंदा इलेक्शंस की तैयारी करनी है, उन्होंने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करना है, तो वो नवाज शरीफ के पीछे तो नहीं चलेंगे। तो लिहाजा मैनूवरिंग जहां एस्टैब्लिशमेंट की मैनूवरिंग है, एस्टैब्लिशमेंट की मैनूवरिंग में कोई उनको दिक्कत नहीं होगी शायद इमीडिएटली, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये क्राइसिस ओवर नहीं होगा, इसके बावजूद कि इमीडिएट क्राइसिस से शायद निकल आए नवाज शरीफ साहब। लेकिन वो जो प्रेशर है इलेक्शंस कमीशन वाला, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला, वो प्रेशर बरकरार रहेगा, बढ़ के बढ़ेगा। और जब इस क्राइसिस से निकल आएंगे तो जो दीगर सियासी जमातें हैं जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, वो अपना प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपना स्पेस बढ़ाना है। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मुस्लिम लीग नून का हाथ पकड़ के तो नहीं चलना। आप देखें पंजाब पीपल्स पार्टी की टोन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, और दीगर खैबर पख्तूनख्वा में, और हम हमेशा इलेक्शन रिगिंग की बात करते हैं, हमने कभी ये बात नहीं की, और ये इमरान खान से कभी ये नहीं पूछा कि जब पीटीआई, जब एमक्यूएम, एएनपी और पीपल्स पार्टी को बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कह दिया गया था कि वो कैंपेन नहीं कर पाएंगे, उनको टारगेट किया गया, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी। कोई एक स्टेटमेंट बताएं इमरान खान का कि उन्होंने इस चीज को कंडेम किया हो। उन्होंने कहा जी ये तो अपनी हरकतों की वजह से उनको ये फेस करना पड़ा है। तो असल में जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। अच्छा वज़ीर साहब, एक मिनट रुकूंगा, हमारे साथ वजीर रेलवे जनाब ख्वाजा साद रफीक है। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कामरान भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल फाइन। ख्वाजा साहब, आज आपकी जो मीटिंग थी बड़ी अहम रही ताहिरुल कादरी साहब के साथ, उसके बड़े चर्चे हैं। कोई ब्रेक थ्रू की उम्मीद है हमें ताहिरुल कादरी साहब के मामले, और वो क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, किस उन पे पॉइंट्स पे? जी मैं कामरान साहब चूंकि मैं जरा मोहतात बात करूंगा, आप माइंड न कीजिएगा। जी 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 जी। पहली बात कामरान चाहते हैं कि आप गैर मोहतात गुफ्तगू करें। तारुल कादरी साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने ये इजाजत दी कि उन तक रसाई हुई, और मैंने उनसे ये दरख्वास्त की कि जो डेडलॉक पैदा हो गया पैट का और हुकूमत के बीच गुफ्तगू का, वो डेडलॉक नहीं होना चाहिए और हमें बातचीत करनी चाहिए।
और मैंने उन्हें ये भी गुजारिश की कि हम हर पहलू से बात करने के लिए तैयार हैं। जी। डॉक्टर साहब ने अपना मौक़िफ़ जो है वो दोहराया, जो उनका एक स्टैंड है, सबको पता है उस स्टैंड का। तो मैंने उनसे अर्ज की कि हुकूमत आपकी सारे स्टैंड के हवाले से बात करने के लिए आपकी टीम के साथ तैयार है। तो मेहरबानी फरमाई और उन्होंने अपनी टीम को कहा कि आप इनसे बातचीत करें, उसकी इजाजत दी। जी 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 फुल स्टॉप। अच्छा फुल स्टॉप ठीक है देखिए, ऐसा एक सवाल शामी साहब का सवाल सुन लें। जी आपकी मुलाकात के बाद कादरी साहब ने जो तकरीर फरमाई उसमें वो बदले बदले से नजर आ रहे थे और उनका लहजा बड़ा सॉफ्ट था, इसलिए ये समझा जा रहा है कि आपके और उनके दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ है जिसने असरात दिखाए। और ये भी कहा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब शायद मुलाकात करें। जी असल में या आप कोई ऐसा नुस्खा लेके गए कि जिसको उन्होंने मुनासिब समझा? मजहर अब्बास साहब ये कह रहे हैं। जी साद रफीक साहब। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये वक्त ऐसा है कि हमें बड़े एहतियात से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुद भी बड़ी न्याजमंदी रही है डॉक्टर साहब से बरसों पहले। मुझसे भी ज़ाहिर उनकी एक नाराजगी थी, मैंने भी बातचीत की थी उनके बयानात के जवाब में। वो बड़े हैं उम्र में, जी तो मुझे ये कहने में कोई बात नहीं है कि मैंने उनसे अपनी जो गुफ्तगू थी उस पर जो उनकी कोई दिल आज़ारी हुई थी उस हवाले से माजरत की उनसे। और ये बड़ा अहम है कि जब आप कहीं बात करें तो पहले अगर कोई दिल आज़ारी हुई है तो उसके लिए आप जगह और गुंजाइश बनाएं। अच्छा फौजिया साहब ये बताइए कि इमरान साहब के एंड पे क्या हो रहा है? चले ये तारुल कादिर साहब का तो ये हुआ मामला। इमरान साहब तो इंटरेस्टेड नहीं हो, अगर कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं बनेगी तो बहुत बुरी बात है। नहीं मैं तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि उन्होंने मतलब भी कोई गल हुई है? जी कामरान ख्वाजा साहब से पूछ लें, कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है तारुल कादरी साहब? जी ख्वाजा साहब चलो ये दस दो ब्रेक थ्रू हो रहे हैं सर। हो चुका है। ब्रेक थ्रू का मतलब क्या होता है? हो चुका है। ब्रेक थ्रू का मतलब ये कि धरना खत्म हो जाए, तारुल कादिर साहब ने घर वापस चले जाए, मसला ठीक हो जाए, कि हेडलाइन न्यूज बन जाए। इस तरफ कोई मामला बढ़ रहे हैं। नहीं, मैं क्या इसको गाड़ी चल पड़ी यार है? उनको इतने लोग ना ट्रैक कर दे एक दफे। नहीं, मैं गाड़ी सवाल चल पड़ी करता है। हूं। मैं सवाल करता हूं। जी रिजवी साहब का सवाल भी सुन ले फिर आप नहीं, इकट्ठे मैं रिस्पॉन्ड ये कर जो बातें हो रही हैं मैं इनको इकट्ठा कर देता हूं। आपकी मुलाकात हुई जो हमें अच्छी लगी कि गुफ्तगू हो रही है, तो सवाल सिर्फ ये है कि क्या उन्होंने कोई हुकूमत के लिए पैगाम दिया और उसके बाद क्या दोबारा आप जाके उनसे मिलेंगे? गुजारिश ये है कि उनकी टीम से हमारा राब्ता है और जो मुज़ाकरात कार हैं, जो एक टीम बनाई गई थी हुकूमत की जानिब से, जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब और हसन इकबाल साहब, वो और जो पैट की टीम है जो डॉक्टर साहब ने पहले से नामजद की हुई है, वो आपस में इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। आप दुआ फरमाएं, कोई ना कोई सूरत जरूर बनेगी। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद रफीक साहब, वाकई वज़ीर रेलवे हमारे साथ मौजूद थे। जी रिजवी साहब। अच्छा एक आर्गुमेंट मैंने करनी है, जो मदर साहब अभी बात कर रहे हैं तो उसी को बात को मैं जरा आगे चलाना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि जहां हुकूमत को एक इमीडिएट एडवांटेज मिलता है, एक विक्ट्री का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है। मदर साहब की बात दुरुस्त है कि एक इन पे प्रेशर भी है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का, और एक और तलवार इनके ऊपर लटकी रहेगी, वो ये है कि अपोजिशन पार्टियां जो हैं वो ये भी देखेंगी कि क्या कोई जल्दी इलेक्शन हो सकता है 2015 के एंड पे, खसूसन अगर उस जो कमीशन जो इंक्वायरी करेगा उसकी नेगेटिव रिपोर्ट अगर आ जाती है तो फिर हुकूमत पे दबाव होता है कि 2015 के एंड पे इलेक्टोरल रिफॉर्म के बाद या 2016 के शुरू में इलेक्शन करवा दिया जाए। जाहिर है कोई हुकूमत जल्दी इलेक्शन के हक में नहीं होती, वो 5 साल पूरा करना चाहती है, ये भी दबाव रहेगा। शिजात साहब व्हाट्स योर टेक के नेक्स्ट जल्दी इलेक्शन देख रहे हैं आप, या आप समझते नहीं टर्म पूरी करेगी हुकूमत? देखिए मेरा ख्याल है कि इस हद तक ये हुकूमत कॉम्प्रोमाइज बदकिस्मती से हो चुकी है कि मुझे इस सारे मामले का जो ड्रॉप सीन है वो सिर्फ और सिर्फ एक अर्ली इलेक्शन में नजर आता है। मैं मिड टर्म इलेक्शन नहीं कह रहा, मैं एक अर्ली इलेक्शन कह रहा हूँ। अच्छा, अब ये से क्या एग्रीमेंट के नतीजे में आता है अर्ली से 2015 का एंड, 2015 का एंड भी हो सकता है और 2016 का शुरू भी हो सकता है, वरना अगर आप मिड टर्म देखें तो वो भी 2015 का एंड ही बनता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी वजह सिर्फ ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा पैकेज एक ऐसा पैकेज जो कि प्रपोज किया जाए और जो इनकी मुलाकात के बाद ही शक्ल में आ सकता है। मेरे ख्याल में वो एक नेचुरल अमर लगता है सारी प्रोसेस का। पीटीआई का मेरे हिसाब से एक छोटी सी बात ये हो रही थी कि उनको कितना नुकसान पहुंच सकता है इस चीज से, इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन को या पार्टी को। देखिए, जब हम बेनजीर भुट्टो का मुकाबला करते हैं तो बेनजीर भुट्टो एक ऐसी पार्टी को लेकर चल रही थी जिसकी फाउंडेशन बहुत पुरानी, बहुत गहरी और बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज थी। ये जो पार्टी है इसका ताल्लुक फिलहाल
इमरान खान की जात से ज्यादा है बनिस्बत ऑर्गेनाइजेशन के और बनिस्बत डीपर रूट्स के। इसलिए इमरान खान की अपनी साख कायम रहना इस सारे मामले में से बहुत एक इंपॉर्टेंट अमर होगा कि ये पार्टी किस हद तक फाल रह सकती है। इसका फाल रहना लाजमी है। शामी साहब, अगर 2015 में इलेक्शन होते हैं, आप एक तो पहली बात देखते हैं और नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े होंगे, इमरान साहब कहाँ खड़े होंगे पॉपुलरिटी वाइज? देखिए, इलेक्शन जो है अर्ली हो सकते हैं। अब वो किस सन में होंगे ये कहना मुश्किल है। हम तो खुद मुतालबा कर रहे हैं कि 4 साल मुद्दत ही मुकर्रर कर दी जाए। लेकिन देखिए, इमरान खान जो है वो उस पोजीशन, अब देखिए पहले भी हमारे मुल्क की तारीख में 1970 में क्या हुआ, तमाम सियासी जमातें एक तरफ थी और जुल्फकार अली भुट्टो दूसरी। ठीक है सर, एक सेकंड सर, व्यूअर्स आपको मैं एक बता दूं कि ये रैली के जो मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, ये नून लीग की रैली है जो फैसलाबाद में निकली है नवाज शरीफ साहब के हक में और धरनों के खिलाफ, और अच्छा खासा हजूम हमें नजर आ रहा है इस वक्त उनका। जी शामी साहब, आप कंटिन्यू करें प्लीज। देखिए, ये रैली जो है ये तो एक्सपेक्टेड थी, इसलिए कि मुस्लिम लीग नून की अपनी एक ताकत मौजूद है, दूसरी जमातों की भी मौजूद है और हर कोई रैलीज निकाल सकता है। असल मामला यह है कि आप वोट की ताकत से मसाइल को हल करें और उसी से इख्तदार दें और उसी से इख्तदार लें अगर हमने मुल्क को आगे चलाना है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि भुट्टो साहब जो हैं वो एक तरफ थे, ठीक है, और तमाम सियासी जमातें दूसरी तरफ थी, और उन्होंने उनका मुकाबला किया और उन पर हावी हुए। और मशरकी पाकिस्तान में मुजीब एक तरफ थे और तमाम सियासी जमातें एक तरफ थी। तो बाज़ औक़ात एक लीडर और उसकी जमात जो है वो कई पार्टियों पर गालिब आ सकती है। ठीक है, इस वक्त देखिए जो कुछ ये क्राइसिस पैदा हुआ है, जी, जो नवाज शरीफ साहब कट गए थे लोगों से, जुड़ गए अब उनके अपनी पार्टी के लोग, उनके वजीर, उनके मेंबर्स असेंबली के, उनके कसीदा गो कॉलम निगार, वो सारे जो है शिकायतें करते थे कि ये चंद अफसरों की हुकूमत बन गई है। ठीक है, तो अब नवाज शरीफ साहब को, और फिर असेंबली जो है उसमें वो जाते नहीं थे। और ये अब यहां राना सनाउल्लाह साहब, एक दफा सवाल हुआ था कि शहबाज शरीफ साहब असेंबली में नहीं आते, तो उन्होंने कहा कि उनके पास बहुत करने का काम है, वो यहां आके वक्त जाया नहीं कर सकते। असेंबली में आना ये वक्त जाया करना नहीं है, उनको अंदाजा हुआ है। तो अब नवाज शरीफ साहब को भी अपने असलूब को बदलना होगा, अपने रवैये को तब्दील करना होगा, वापस आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये आइंदा मुकाबला करने के लिए पॉलिटिक्स जो है एक दिन का खेल नहीं ठीक है, ये एक मुसलसल एक ब्रेक में जाएंगे, वापस आएंगे। जनरल साहब, मौलाना साहब, मदर साहब का व्यूज रह गया, वो भी लेते हैं व्यूज, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। जी व्यूज, बहुत बहुत वेलकम बैक। मौलाना साहब, पहले तो भाई मुझे एक वजीरिस्तान से एक पैगाम आया, आप मेरे सब खिलाफ लोगों तो नहीं आ गया, सबके लिए आया है। वो कहते हैं कि आप 10, 12, 14 दिन से जी यहाँ पर बैठ के ये आपको नजर आते हैं चंद लोग, इनकी तो बड़ी बात करते हो। हम 10 लाख लोग घरों से बेघर हैं, ना कोई हुकूमत हमारा पूछ रही है, ना कोई टीवी पूछ रहा है, ना कोई एंकर पर्सन पूछ रहा है, ना कोई अवाम में से पूछ रहा है कि हम किस हाल में हैं, हमारे साथ क्या बीत रही ठीक है। कोई हमारे ऊपर भी रहम करे। और जब रहम की बात आती है तो फिर मुझे ये कहने दे कि उस धरने में, बिलखुसूस कादरी साहब के धरने में, वो जो औरतें और बच्चे और वो बैठे हुए हैं, कोई उन पे भी रहम कर ले कि वो बेचारे किस हाल में हैं। गलाजत है वहां, वो तो इलावा साहब ही कर सकते हो कि रिलीजियस फॉलोइंग है उनकी। और मेरे लिए एक मिनट डॉक्टर साहब, ये हकीकत वो हमारे बच्चे हैं यार। आप औरतों को देखें, छोटे छोटे बच्चे हाथों में लिए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब ये मामलात जो हैं, ये दोनों मुज़ाकराती टीमों को एक तो तय कर लेना चाहिए कि कोई क्रैकडाउन नहीं है, कुछ नहीं होगा, और आप औरतों बच्चों को जाने दें। और अंपायर को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है जो अंपायर कल उंगली नहीं उठी, तो अंपायर देख रहा था, मैंने पहले दिन आपको कहा, अंपायर ने बड़ा सीधा सीधा कह दिया था कि अपने मामलात खुद हल करो, हमें इस पंगेबाजी में मत लेकर आओ। ठीक है। और मेरा ख्याल है 10 लाख हुए भी नहीं कि अंपायर मजबूर होता कि कुछ करे, तो जब 10 लाख भी नहीं हुए, ये तो शामी साहब का आर्गुमेंट है। एम्पायर ने उंगली दांतों पे दबा ली है कि ये क्या कर रहे हैं, देखिए कहीं अपनी उंगली काट ना ले। नहीं नहीं नहीं, नहीं अंपायर जो है वो ना, ये बड़ा ये कर क्या रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, ये कर आ क्या जाए आप रहे भी हैं? बीच में अपने एनालिसिस के साथ, और फिर जनरल साहब मैं आता हूं आपके पास। जी मजहर साहब, देखिए कामरान और चीज़ ने और कुछ नहीं तो कम से कम इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी और इवन गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि पिछले 2 हफ्ते से
इस्लामाबाद और पिंडी के तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं जी हाँ इस जी पूरी क्राइसिस की वजह से, खास तौर पे इस्लामाबाद के। ये हफ्ता क्रूशल है। पोली क्लिनिक, आप अगर इस्लामाबाद में जो पोली क्लिनिक है उससे ज़रा जाके मालूम करें कि पिछले 10 दिन में उनके पास कितने पेशेंट्स आए हैं धरने से उसमें, और किस किस मर्ज में वो मुब्तला हैं। हम ये रियलाइज ही नहीं कर रहे कि ये हो क्या रहा है। मुझे कभी उम्मीद है, मेरा ख्याल है इसमें से वे आउट निकलना चाहिए। और इमरान खान तो 6 महीने साल तक बैठ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के और इस्लामाबाद के जो बच्चे हैं वो तो साल 6 महीने तक तालीमी इदारे तो बंद नहीं रह सकते। ठीक है, तो मेरा ख्याल है इस चीज को जरूर मगर साहब आपको याद होगा जो गांधी जी थे वो कहते थे अपनी उन्होंने हर जगह जब उनसे कोई पूछता था आप ये कर लें वो कर लें, जब उन्होंने एग्रीमेंट नहीं करना होता तो वो कहते थे कि आई कैन ओनली लिसन टू माई इनर वॉइस। तो इमरान साहब की इनर वॉइस जो है वो तो ये कह रही है कि वहां से उठना नहीं, तो और कौन सी आउटर वॉइस हो सकती है जो उन्हें मजबूर करे? जी देखें, गांधी से किसी ने पूछा था ट्रेन में जब वो सफर कर रहे थे 3rd क्लास में, तो उन्होंने कहा आप 3rd क्लास में क्यों सफर कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा क्योंकि इधर 4th क्लास नहीं है। तो वो लोग थे। और इसके अलावा कई ऐसी मूवमेंट थी जहां लीडर्स जो है वो कंटेनर्स के अंदर नहीं, कंटेनर के ऊपर सोते हैं अपने लोगों के साथ। ठीक है, ये नहीं होता कि इस तरीके से आप वो इस चीज को लिंगर ऑन करें। मेरा ख्याल है उनको बहुत अच्छा वे आउट मिल रहा था। मुझे अगेन मैं रिपीट करूंगा, जिसको वो मिस कर रहे हैं उस चीज को, अगर वो इंसिस्ट करते रहेंगे इस चीज को, अगर आप पाकिस्तान में मूवमेंट फैला भी रहे हैं, तब भी जो इस्लामाबाद में ये धरना है डी चौक का, इसको कन्वर्ट कर दें आप और इससे यहां से निकलें, ताकि अपनी जो मैक्सिमम डिमांड्स आपको मिल सकती हैं उसको लेके आगे बढ़ें। पॉइंट आ गया जी आपका। मकबूजा कश्मीर से हमारे एक कश्मीरी भाई जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं उनका मैं नशर करना चाहता, उन्होंने रोका है इससे। उन्होंने ये मैसेज भेजा है कि आप लोगों को जो धरने दे रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं ये चीज़ें, उनको पता भी है कि सरहद पर जो फायरिंग है उसमें इजाफा हो गया है। अच्छा, और आपको अंदाजा भी है कि कश्मीर जो है, कश्मीरियों में कितनी बेचैनी है आपकी इन हरकतों की वजह से। अहम पॉइंट है जनरल साहब, आपका टेक ये सर आ गया आपका ये मैसेज और क्वाइट। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहता हूँ। उस पर मैं नहीं कर रहे, वक्त खत्म हो गया। मैं 71 में जब हम कैद होकर आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह एक ट्रेन हमारी रुकी एक जगह पे, तो मैं उतर के गया तो एक मुसलमान फैमिली खड़ी हुई नजर आई मुझे, ये कलकत्ता के पास था। तो वो रो रहे थे। मैं उनसे पूछा क्या बात क्या हुई? उसने कहा जी हम समझते हैं कि आज हम वाकई इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजबूत पाकिस्तान, मुत्तहिदा पाकिस्तान उनके लिए एक ताकत थी जिसके बलबूते पर वो हिंदुस्तान में अपने आप को मजबूत समझते थे। हमारे कश्मीरी भाइयों का भी यही हाल है कि वो भी अपने आप को ये समझते हैं कि पाकिस्तान में चूँकि हमने एक हमारा रिश्ता है, हमारा एक क्लेम है और हम उनसे भी वो भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमने कुर्बानी हमसे एक तवक्को रखते हैं, हमें उस पर भी पूरा उतरना है। इसके साथ जो पॉइंट मैं एक और साथ मेंशन ये करना चाहता हूँ कि हमने बार बार एस्टेब्लिशमेंट की जिक्र किया है बात में, हमें ये भी सोचना होगा सिविल और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दोनों ने इसमें क्या रोल प्ले किया है। पर्टिकुलरली मैं सिविल एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से बात करना चाहता हूँ कि हमने शायद उनके कवानीन ऐसे बना दिए हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंट एज ए स्टाफ जो उनको राय देनी चाहिए आज़ादाना तौर पर जो सही तो देनी चाहिए वो नहीं दे सकते। ठीक है, तो उनको भी मेरा ख्याल है हमें इसका ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो भी ये काम कर सकें ताकि हुकूमत वक्त को सही फैसले करने में सही। व्यूअर्स आप कंक्लूड ना कीजिएगा, आप भी हमारे साथ ही हैं। व्यूअर्स वक्त हुआ है ट्रांसमिशन में एक ब्रेक का, वापस आएंगे इंशाल्लाह 10 बजे।